एग्जाम देने वाले 2024 को 3 फरवरी को आप सभी का फिजिक्स का एग्जाम है। इस वीडियो को अंत तक सारे देखना। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वायरल टाइप क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग को कई सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ से लाखों छात्र जो है पहले भी पढ़ाई कर चुके हैं और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो है हूबहू देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को अंत तक सारे देखना। उससे पहले मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, और किसी भी तरह का डाउट है तो जरूर कमेंट्स करके बताना। यहाँ पे आप लोगों को सहायता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और ये वेबसाइट है जो भी क्वेश्चंस वायरल टाइप आएगी उसका आंसर की आप लोगों को इस वेबसाइट की मदद से मिल जाया करेगा। starkstudypoint.com गूगल पे लिखना, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, टोटल पूर्णांक 70 मार्क्स का रहेगा। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, जिसमें से आपको 35 का ही जवाब देना। ये सारे पैटर्न आपको पता ही चल गया होगा, काफ़ी पिछले 5 सालों से चल रहा है यही पैटर्न। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना। इस वेबसाइट पे कई सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेंगे, वो अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन को लोग बढ़ रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है बच्चे, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में समावेश किया गया है। जितना जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर सको, मैं आप लोग को कम से कम 300 प्लस ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 35 ही बनाने हैं। ठीक है ना, तो समझो कि सारा का सारा आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा एग्जाम्स में। देखो, जब भी पूछा जाए एक्स अक्ष की दिशा हो, वाई अक्ष की दिशा हो, या फिर आपको जेड अक्ष की दिशा हो, देखो तीनों आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है ना, जब एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी होगा वाई जेड तल में। जब आपको वाई अक्ष में पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका एक्स जेड तल में, और जेड अक्ष पूछा जाए तो ये हो जाएगा एक्स वाई तल में। समझ में, जो अक्ष पूछा जाए उसको हटा के बाकी तल हो जाएगा। जैसे एक्स अक्ष पूछा गया था तो वाई जेड तल में। ठीक है, देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ये दोनों नहीं होगा। ठीक है ना, ये होता जेड अक्ष के, ये जेड अक्ष की दिशा में, और ये होता आपका वाई अक्ष की दिशा में। तो इस तरह के प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों तो आप लोग बना पाओगे, मुझे उम्मीद हो गया है। इस तरह के प्रश्न 1 नंबर आपको कन्फर्म है, रहेगा ही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की जो अर्ध आयु है, हाफ एज जो है यहाँ पे, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड, वो है 1600 वर्ष। कितना है? 1600 वर्ष है। ठीक है, इसकी मध्य आयु कितनी होगी? देखिए दोस्तों, हाफ लाइफ निकाला है, टी हाफ। ठीक है ना, मध्य आयु निकालना है आप लोग को। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे ना 0.693 आप लोग जानते होंगे दोस्तों, 0.693। इसमें हम लोग 1600 में 0.693 से क्या करेंगे, हम लोग भागा दे देंगे। ठीक है, जो आएगा वही इसका क्या होगा, माध्य आयु होगा। क्या होगा? एवरेज लाइफ होगा, एवरेज एज। ठीक है, ये हो जाएगा लगभग 2308 पॉइंट कुछ कुछ होता है। तो इसको हम लोग लगभग में क्या लिखेंगे, 2309 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगी। सिंपल प्रश्न है दोस्तों। हो सकता है आपको यहाँ से अंक चेंज कर दे, तो आप क्या करोगे, 0.693 से उसमें भागा दे दोगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 3rd नंबर। अंत तक देखना दोस्तों, एक एक प्रश्न मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है ना, एग्जाम्स के लिए। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का जो मान होता है वो क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत। देखिए किसी भी अर्धचालक का जो तापमान गुणांक होता है वो आपका दोस्तों ऋणात्मक कहलाता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है, निगेटिव होती है। तो सही उत्तर 3 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4th नंबर। कहा गया कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है? देखिए लेजर एक्शन जो होता है, लेजर के लिए आवश्यक चीज उच्च ताप होता है, अर्धचालक होता है, उच्च दाब, या फिर संख्या परिवर्तन। देखिए लेजर क्रिया के लिए जो आवश्यक होता है ना, वो संख्या परिवर्तन है, पॉपुलेशन इन्वर्सन। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संख्या परावर्तन। 4 का सही उत्तर डी। पूछा गया प्रश्न था, स्टार लगा लो, पूछा जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार किस लिए रखा जाता है? परतदार रखा जाता है दोस्तों, लेमिनेट किया जाता है कोर को, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर को। ठीक है, ऊर्जा क्षय कम करने के लिए, मात्रा क्षय कम करने के लिए, आवेश क्षय कम करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 5 का ए सही उत्तर हो जाएगी। 6 नंबर देख लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट हम लोग करते हैं दोस्तों, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए जो कौन सी राशि समान होती है? देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ये पदार्थ के मौलिक कण है दोस्तों, बेसिक पार्टिकल है। इसमें कौन सा राशि जो समान होती है, द्रव्यमान, आवेश, संवेग या फिर ऊर्जा? देखिए इसमें जो राशि जो होती है वो संवेग जो होता है, मोमेंटम आपका, जिसको हम लोग पी से निरूपित करते हैं, वो आपका समान होती है। ठीक है ना, ये संवेग जो राशि है ना तीनों में समान होती है। तो ऑप्शन नंबर 6 का सी के साथ चलेंगे। अगला देख लेते हैं 7 नंबर, कि नाभिकी की खोज किसने किया था? मतलब न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। देखिए नाभिकी की जो खोज किया था वो किया था रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 7 का सी। 8 नंबर देख लेते हैं,
कि निम्नलिखित में से कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय पर एक ही समय रहने पर अचर वेग से किया जा सकता है। कौन सा कण ऐसा है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को एक ही साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग से प्राप्त जो है वो किया जा सकता है। यही प्रश्न है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन या फिर सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका फोटोन। क्या हो जाएगा 8 का सी के साथ चलना है फोटोन। चलिए अगला देख लेते हैं 9 नंबर। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो देखिए पदार्थ प्रकाश के कण प्रकृति को, ठीक है ना, यहाँ पे प्रैक्टिकल नेचर ऑफ लाइट को यहाँ पे बोला गया है ना, कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। व्यतिकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फिर प्रकाश का ध्रुवण या फिर कैथोड किरण का निकलना। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, यही आपको प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, ठीक है, ये घटना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। 10 नंबर, ये तो बहुत ही वीवी है दोस्तों, और हर सेट में, हर एग्जाम्स में, हर प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिलेंगे कि भाई पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का जो मान होता है, एंगल ऑफ मोमेंट मिनिमम डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म इज। तो देखिए μ-1 इंटू क्या होता है, ए होता है μ-1, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 10 का सी, μ-1 इंटू ए। 11 नंबर है कि कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी जो होती है कितनी होती है। देखिए फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज अनंत, क्या होता है यहाँ पे अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ऑप्शन नंबर 11 का भी बी सही उत्तर हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। अब देखिए हीरा के लिए क्रांति कोण। देखिए दोस्तों 3 तरह के पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम में, और तीनों दोस्तों एक न एक एग्जाम से आप लोगों से पूछ जाएगा। एक हीरा का, एक कांच का, ठीक है, और एक आपका पानी का। तीनों का आप लोगों को याद रखना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है तो हीरा के लिए दोस्तों क्रांति कोण होता है 24.41 डिग्री। क्या होता है 24.41 डिग्री, ठीक है। और ये होता है आपका पानी के लिए, क्या होता है ये पानी के लिए, ठीक है। तो तीनों ये आप लोग को याद रखना है, कांच, पानी और हीरा, ये तीनों चीज़ आप लोगों को क्रांति कोण किसी न किसी कोई ना कोई एक पूछा जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे हीरा के लिए पूछा गया था, तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ए। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं कि अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। देखिए अवरोध के किनारे प्रकाश का जो मुड़ना कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन दोस्तों। क्या बोलते हैं, विवर्तन। क्या बोलते हैं, विवर्तन। ऑप्शन नंबर आपको 13 का बी के साथ चलना है, विवर्तन कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं 14 नंबर कि सामान्य समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये होता है आपका 1 + d/f, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 14 का सही उत्तर। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं कि 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। क्या दिया गया है, डायोप्टर का मान दे दिया गया है आपको 4 डायोप्टर, ठीक है, और हमको फोकस दूरी निकालना है क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों डी बराबर होता है 1/f या फिर f बराबर होता है 1/d, ठीक है। तो डी का मान कितना है यहाँ पे 4 है, तो हम लोग सेंटीमीटर में निकालेंगे या फिर मीटर में। देखो अगर हम लोग सेंटीमीटर में निकालेंगे तो ये 100/4 हो जाएगा, तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर है, कहीं ऑप्शंस में नहीं है, तो यहाँ पे 0.25 है, ये गलत है। इसको हम लोग 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगी। 4 का क्या हो जाएगा ए, यहाँ सॉरी 15 का ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल प्रश्न था। अगला देख लेते हैं प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज। देखिए प्रोटॉन का जो विराम द्रव्यमान है, रेस्ट मास है, वो 0 होती है। क्या होती है 0। ऑप्शन नंबर 16 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 17 नंबर कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों कि फैराडे का एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है जो किसके संरक्षण का परिणाम है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 17 का एनर्जी का दोस्तों, है ना, ऊर्जा संरक्षण का ये परिणाम है चुंबकीय प्रेरण का नियम। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, 17 का सही उत्तर हो जाएगा बी एनर्जी। अगला देख लेते हैं 18 नंबर कि गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस यहाँ पे ऑन हीटिंग, हीट देने पर गर्म चालकों का, गर्म करने पर अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होगा। देखिए किसी भी चीज़ को अगर हम लोग गर्म कर देंगे, अर्धचालक पदार्थ को, अर्धचालक का कोई भी तत्व को, तो उसका प्रतिरोध जो होगा वो डिक्रीजेज होगा। क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा 18 का ए। चलो 19 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका अपर्तांक सबसे अधिक हो। ये देखिए क्लास 10th 9th से भी आप लोग पढ़ रहे होंगे
कि हीरा का जो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है दुनिया में, ठीक है, दुनिया में जितने भी तत्व है पदार्थ है उसमें सबसे ज़्यादा हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 के आसपास। क्या था? 2.42 के आसपास होता है। तो 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला देख लेते हैं कि मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है। देखिए मानव नेत्र का जो विभेदन क्षमता होता है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ह्यूमन आइज, ये पूछा गया प्रश्न दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा 60 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड। 20 का बी आपका सही उत्तर। अगला देख लेते हैं कि नंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक। देखिए तीन तरह के बेसिक गेट होते हैं और यहाँ पे चारों में से किसी न किसी एक चीज़ का आपको बुलियन व्यंजक जो है पूछ लिया जाएगा। हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे नंड गेट पूछ दिया गया है, तो नंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है ए डॉट बी के ऊपर रेकरिंग बराबर होता है वाई, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का ए। अगला देख लेते हैं 22 नंबर की 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग कितनी होती है। देखिए 1 किलोग्राम मात्रा का तुल्य ऊर्जा लगभग होता है दोस्तों 10 के पावर 17 जूल के बराबर। किसके? 17 जूल के बराबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 22 का सी। ये आपको याद रखना होगा कि 1 किलोग्राम मात्रा तुल्य के ऊर्जा जो है लगभग कितनी होती है? वो 10 के पावर 17 जूल। ठीक है ना, उसको जूल में बदलना होगा, तो ये 10 के पावर 7 जूल के बराबर आ जाता है, इक्विवेलेंट हो जाती है। 23 नंबर है कि सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है। देखिए सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है वो नाभिकीय संलयन है दोस्तों। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? बी। सूर्य का जो विकिरण है, किरण जो है, वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही हम लोगों के पास पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 23 का बी। निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता अधिकतम होती है। तो देखिए वेधन क्षमता की अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, वो तो आपका गामा रेज का। किसके? गामा रेज का। तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। बहुत ही शानदार प्रश्न है गामा रेज। अगला देख लेते हैं 25 नंबर की ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ट्रांजिस्टर में जो होती है पीएन जंक्शन, उसकी संख्या की बात करेंगे तो वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर 25 का भी सही उत्तर बी के साथ चलना है। 26 नंबर देख लेते हैं कि अल्फा कण जो होता है वो क्या होता है। देखिए अल्फा कण जो होता है वो आपका हीलियम न्यूक्लियस है दोस्तों, हीलियम का नाभिक होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का ए, हीलियम नाभिक। अल्फा कण हीलियम नाभिक। अगला देख लेते हैं 27 नंबर कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पे। देखिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा निर्भर करती है वो निर्भर करती है प्रकाश के वेवलेंथ पे। ठीक है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। दोस्तों इस तरीके के प्रश्न मैं आप लोगों को कई बार यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। सारे जितने भी मैंने आप लोगों को बताया कि 300 प्लस प्रश्न मैं आप लोगों के लेकर आ रहा हूँ, एक ही वीडियो में मैं आप लोग को डाल दूंगा ताकि सभी प्रश्न आपको एक ही जगह मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों चैनल को, ताकि इसी तरीके से नया पार्ट लेकर आएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब 28 नंबर है दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे सामान्य मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी, कहीं कहीं आप लोगों को न्यूनतम फोकस दूरी देखने को मिलेंगे, तो फोकस दूरी वाला में अलग आंसर हो जाती है। ठीक है ना, उसमें भी आपको 25 सेंटीमीटर दिया रहेगा, जो गलत हो जाएगी। तो 28 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं 29 नंबर की एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग को अगर काला कर दिया जाता है तो उसके सामने रखी वस्तु के जो प्रतिबिंब होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। जब भी इस तरह के प्रश्न उत्तल लेंस को, मान लो कि ये उत्तल लेंस है, इसके आधे भाग को अगर काले रंग से हम लोग यहाँ पे काले रंग से अगर इसको क्या किया, घेर दिया, आधा भाग को काला कर दिया गया है, तो उसके सामने रखी वस्तु के जो प्रतिबिंब होगा ना, वो क्या होगा? उसकी तीव्रता घटेगी, इंटेंसिटी जो है उसकी रिड्यूसेज होगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का सी करेक्ट हो जाएगी। तीव्रता जो है घटेगी, आकार से कोई फर्क नहीं इसको नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीव्रता जो है वो घटेगी सिर्फ। अगला है 30 नंबर की एक समान फोकस दूरी f के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी। तो उसी तरीके से जैसे 1/f हम लोग निकालते हैं दोस्तों, तो 1/ ये f1 हो जाएगा और ये 1/f2 हो जाएगी। समझ में आ रही ना, तो ये हो जाएगा आपका f1 प्लस f2 बटा में f1 into f2। ठीक है, तो ये ऊपर में चला जाता है आप लोगों का, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? f/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f/2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है। देखिए फैराडे नियतांक का जो मात्रक होता है वो कूलम्ब पर मोल होता है। क्या होता है? कूलम्ब पर मोल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। 31 का क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर।
32 देख लेते हैं कि चोक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है। देखिए चोक कुंडली का शक्ति गुणांक जो होता है वो 0 के बराबर होती है। सही उत्तर द पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल इज ऑप्शन नंबर 32 का ए करेक्ट। चलिए 33 नंबर देख लेते हैं कि समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है। देखिए एक बार हम लोग क्या करेंगे, और प्रतिरोध वाले हैं इसका मतलब धारा से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है ना, धारिता से नहीं है, धारा से, ठीक है ना। तो n प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम का जो n प्रतिरोध है उसका करेंगे, उसके बाद समांतर क्रम वाला, ठीक है। दोनों का जो अनुपात होगा ना, दोनों का जो अनुपात होगा दोस्तों वो आपका n² के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगा, n। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों अगर मान लो कि n प्रतिरोधों का जो प्रतिरोध है n प्रतिरोध वाले, उसका श्रेणी क्रम अगर निकालेंगे तो वो n के बराबर ही हो जाता है। किसके बराबर, n के बराबर ही, ठीक है। और समांतर क्रम में ये होता है 1/n के बराबर। तो ये n जो है ऊपर चला जाएगा तो ये n² के इक्वल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न। सही उत्तर 33 का बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं 34 नंबर कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के